हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। रोशनी गौतम और आज की क्लास में नबार्ड ग्रेड ए एग्जाम में फेज 2 एग्जाम में डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, होप आप सभी ने प्रैक्टिस किया होगा। चलिए आज एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर 4.0। मीन्स आपसे इंट्रोडक्शन पूछ रहा है एग्रीकल्चर 4.0 क्या है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया है। ये कैसे पोटेंशियल रोल प्ले करेगा फॉर द फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी में कैसे पोटेंशियल रोल प्ले करेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर क्वेश्चन को हम देखें तो कैसे फ्रेम करना है, तो क्वेश्चन फ्रेम आप करेंगे इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, जिसमें सजेशन भी आप दे सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि मार्क्स कितने पूछा गया है आपके। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपको एग्रीकल्चर 4.0 डिस्कस करना होगा, बॉडी में कैसे पोटेंशियल रोल प्ले करता है, एंड कंक्लूजन में सजेशन एंड जो चैलेंजेस है वो भी डिस्कस करना है। जैसे कि हमें सभी को पता है कि 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर एंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तीनों सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी, जीबीए है, ग्रॉस वैल्यू जो है जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर का बहुत कम है, और इनफैक्ट 50% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। फिर भी जो जीबीए है वो कम क्यों है स्टूडेंट, यही बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। और बहुत सारी कंट्री की बात करें तो बहुत सारे परसेंटेज ऑफ पीपल एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, फिर भी वो कंट्री डेवलप्ड है, क्यों? ओके, इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एग्रीकल्चर 4.0, अब 4.0 में क्या है, मीन्स एग्रीकल्चर को डिजिटलाइजेशन करना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ओके, डिजिटल चीज़ें लेके आनी है ताकि एग्रीकल्चर की जीबीए ग्रॉस वैल्यू जो एडेड है वो इंक्रीज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एग्रीकल्चर में एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स लेके आना है, एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आना है। एग्रीकल्चर की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास डाटा ही नहीं है, तो डाटा की जो लीकेजेस है उसको लेके आना है, ओके। और प्रिसीशन फार्मिंग करनी है, ऐसी फार्मिंग जहाँ पर जो सॉइल की फर्टिलिटी वो जो रिड्यूस हो रही है वो इंक्रीज़ हो, प्लस कॉस्ट कम लगे और बेनिफिट ज़्यादा मिले, यही क्या है 4.0 है। तो ये इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं। प्लस ये कैसे पोटेंशियल रोल प्ले करता है फॉर द फूड सिक्योरिटी, एज वी ऑल नो कि हंगर इंडेक्स में इंडिया का बहुत रैंक डिक्लाइन है, ओके। तो इसमें एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की नीड है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लाया गया है, तो वेरी फर्स्ट इनिशिएटिव है क्रॉप यील्ड। अगर हम क्रॉप की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो बहुत कम है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है पूसा कृषि ऐप, जहाँ पर यहाँ पर सॉइल हेल्थ के बारे में पता होगा। जो स्टार्टअप है वो एग्रीकल्चर में लाया जाएगा ताकि एग्रीकल्चर की प्रोस्पेरिटी इंक्रीज़ हो, ओके। यहाँ पर सॉइल की बात करें तो किस सॉइल में कौन सा क्रॉप कल्टीवेट करना है, या कौन सी सॉइल की कितनी फर्टिलिटी है, डिक्लाइन हो रही है, कौन सी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, केमिकल फर्टिलाइज़र कौन से चाहिए, ये सब इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लाया जा रहा है। जो इनिशिएटिव है दैट इज़ पूसा कृषि ऐप, ये आप मेंशन कर सकते हैं। जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है, बहुत सारे फार्मर, अगर इंडिया की बात करें तो बहुत सारे फार्मर को आफ्टर हार्वेस्ट जो उनको कॉस्ट उन्होंने बियर किया है वो नहीं मिल पाता। ये बिग प्रॉब्लम है। उस जो कॉस्ट का गैप है वो ई नेम के द्वारा फुलफिल किया गया है। इनिशिएटिव ई नेम लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पर जो फार्मर मीन्स जो सेलर है और जो बायर है वो ऑल ओवर द इंडिया कनेक्ट हो सके, एंड फार्मर को जहाँ पर प्राइस ज़्यादा मिलेगा वहाँ से वो बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेट रेजिलेंस। क्लाइमेट बहुत सारे जो हमारी कंट्री में, इंडिया में एग्रीकल्चर है वो डिपेंड है
एग्रीकल्चर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन जो है रेनफॉल पर डिपेंड है, तो रेनफॉल पे डिपेंड है। और क्लाइमेट अगर आप देखें तो लास्ट ईयर क्लाइमेट जो हमारी इरिगेशन जो सिस्टम थी वो बहुत था, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन भी हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर क्लाइमेट फोरकास्टिंग कर पाए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में क्लाइमेट की फोरकास्टिंग करें और उसी के अकॉर्डिंग इरिगेशन की फैसिलिटी लाई जाए। ओके, ये है। तो क्रीडा मेघदूत ऐप लाया गया है, जहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का जो है फोरकास्टिंग की जाएगी स्टूडेंट, कि कब आएगा रेनफॉल की क्या कंडीशन है, ये सारी चीज़ें। रिसोर्सेज एफिशिएंसी, हमारी जो बहुत सारी सब्सिडी होती है वो एग्रीकल्चर पर जाता है, ओके, लेकिन उसका कोई भी प्रोडक्टिव यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एफिशिएंसी मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। और वो कैसे होगा कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो सॉइल में कमी हो रही है या सॉइल की कितनी केमिकल, उसको कितना रिक्वायरमेंट है, वो डिपेंड करेगा जब सॉइल की हम जांच लैब में हम उसको टेस्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र एंड केमिकल को यूज़ करेंगे। और वो कब होगा, जब डिजिटलाइजेशन होगी, डिजिटल होगा, लैब का इस्तेमाल किया जाएगा। वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, सिर्फ क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना है, क्वालिटी, न्यूट्रिशनल, सॉइल की हेल्थ हो या फिर जो हमारे प्रोडक्ट जो हम कल्टीवेट करते हैं क्रॉप, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज़ हो। वो कैसे होगा, जब हम एग्रीकल्चर में डिजिटलाइजेशन होगा। तो ये सारे मेरे पॉइंट्स थे, आप भी कुछ ऐड ऑन करके इस पर लिख सकते हैं स्टूडेंट, ओके, जिससे इंक्रीज़। लेकिन ये तो है, गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन कर दिया है, बहुत सारी चैलेंजेस हैं, लाइक फार्मर को डिजिटल लिटरेसी नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतना फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है कि वो मोबाइल फ़ोन ले या लैपटॉप ले, ये सारी चीज़ें उनके पास नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। लैंड होल्डिंग, बहुत सारे फार्मर अगर हम देखें एग्रीकल्चर सेंसस के अकॉर्डिंग तो बहुत सारे फार्मर जो स्मॉल होल्डिंग है। एक इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट है जहाँ पर आप लार्ज होल्डिंग पर कोई भी आप कॉस्ट लगाते हैं या कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो वो डिक्रीजिंग कॉस्ट देता है। वही स्मॉल होल्डिंग पर आप कुछ भी इनिशिएटिव करते हैं तो वो आपको इंक्रीजिंग कॉस्ट देगा। मतलब कि अगर स्मॉल पर आप बहुत सारे इनिशिएटिव करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगा और बेनिफिट कम लगेगी। तो जहाँ पर फार्मर स्मॉल होल्डिंग है तो वहाँ पर वो कोई भी इनिशिएटिव लगेंगे तो उनका कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। ये बहुत बिग प्रॉब्लम है, ओके। डिजिटल लिटरेसी लेके आना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। ये है। अब सॉल्यूशन क्या है, तो गवर्नमेंट जो ये इनिशिएटिव ला रही है वो पीपीपी मॉडल पर होना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर होना चाहिए। फार्मर को प्रमोट करना चाहिए कि वो कोलैबोरेटिव फार्मिंग करे, मीन्स जो भी उनकी लैंड है अगर स्मॉल होल्डिंग पर करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगा, तो कोलैबोरेटिव होल्डिंग मीन्स दो चार जो फार्मर है वो कोलैबोरेट कर लेंगे और वहाँ पर कोई भी इनिशिएटिव किया जाएगा, मीन्स लार्ज लैंड हो जाएंगी तो कॉस्ट कम लगेगा, राइट। ये है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या फिर फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा फार्मर को ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर या लिटरेसी इंक्रीज़ की जाएगी। ये सारी इनिशिएटिव सॉल्यूशन है, ओके स्टूडेंट। तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ओके, रिसेंटली ये रिलीज़ भी किया गया है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शंस है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। ठीक है, ये यहाँ पर आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुआ 1948 में और ये हेल्थ से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन इनिशिएटिव लेके आता है। इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुआ 1975 में और ये फूड हंगर इंडेक्स रिलीज करता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कि हंगर इंडेक्स में कौन कौन सी कंट्री का कितना रैंक है। मीन्स फूड सिक्योरिटी कम है, मीन्स हंगर, वहाँ के पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा,
भूखमरी है, राइट, ये चीज़ है, राइट। ये वर्ल्ड बैंक 1944 में ये फाउंड किया गया। वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन देती है फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम 1974 में आया और ये ग्लोबल इशू को डिस्कस करती है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन कौन सी इश्यूज हो रही हैं, इस पर ये पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स लेके आती हैं, जो कि 1971 में ये फाउंड हुआ था। तो आंसर क्या होता है, ये बी आंसर, इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, राइट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ एक्सेप्शन अंडर द मोस्ट फेवर नेशन प्रिंसिपल ऑफ WTO, ठीक है। तो यहाँ पर दो पॉलिसी जो वर्ल्ड, अगर हम बात करें वर्ल्ड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दो पॉलिसी पर वर्क करती है, उनमें से मोस्ट फेवर नेशन प्रिंसिपल का एक्सेप्शंस क्या है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे पास, अ डेवलप्ड कंट्री ग्रांटिंग स्पेशल एसेस टू देयर मार्क टू अदर डेवलप्ड कंट्री, ओके, country granting special favor in trade to the other country on political line, developing country granting special access to their marks to developed country can set up a free trade agreement that apply only to a goods traded within the group, discriminating against the good from outside, and E option none of these। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो पॉलिसीज़ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, दो पॉलिसीज़ हैं स्टूडेंट, वन इज़ अ मोस्ट फेवर नेशन प्रिंसिपल एंड अदर इज़ अ नेशन ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। मोस्ट फेवर नेशन प्रिंसिपल ये बताती है कि कोई भी कंट्री, कोई भी किसी भी कंट्रीज़ को ज़्यादा फेवर नहीं कर सकती है और किसी कंट्री को मतलब कि अनफेवरेबल या डिस्क्रिमिनेशन ट्रीटमेंट नहीं कर सकती हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन ट्रीटमेंट बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ WTO। कोई भी WTO का कंट्री मेंबर है तो दूसरी कंट्रीज़ में एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया USA से अच्छा ट्रेड पॉलिसी एंड चाइना से जो है वो अनफेवरेबल ट्रेड पॉलिसी नहीं अपना सकती है अकॉर्डिंग, अगर कोई भी कंट्री WTO का मेंबर है, ओके। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल है जो कि अभी डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड है नेशन ट्रीटमेंट। नेशन ट्रीटमेंट मीन्स नो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट बिटवीन इम्पोर्टेड एंड डोमेस्टिक, मीन्स कोई भी कंट्री जो इम्पोर्ट हो रही है गुड्स और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया चाइना के प्रोडक्ट्स और इंडिया के प्रोडक्ट्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। WTO दो पॉलिसी, दो प्रिंसिपल को फॉलो करती है, वन इज़ मोस्ट फेवर नेशन प्रिंसिपल एंड अदर इज़ अ नेशन ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। बट इन दोनों में स्टूडेंट्स क्या है, एग्जेम्पशंस। अगर हम मोस्ट फेवर नेशन प्रिंसिपल के एक्सेप्शंस की बात करें, वो फर्स्ट एग्जेम्पशंस है कि कोई भी कंट्री, लेट डिस्कस फर्स्ट, कि कोई भी नेशन कोई भी कंट्री के साथ डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी नहीं अपना सकती है। यस, अपना सकती है अगर कोई भी नेशन क्या है, ग्रुप में है, मीन्स कोई भी कंट्री ने एक ग्रुप बनाया है, मतलब रीजनल ग्रुप, जैसे सार्क हो गया, एशियन हो गया, अगर कोई भी रीजनल ग्रुप है तो चल सकता है, फेवरेबल ट्रीटमेंट चल सकता है। और दूसरा, डेवलपिंग कंट्रीज, अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है उसके साथ भी मोस्ट फेवर नेशन प्रिंसिपल चल सकता है। और दूसरा, अगर कोई रीजनल ब्लॉक्स जैसे सार्क हो गया, एशियन हो गया, ओके, ये सारे G20 हो गए, तो अगर कोई रीजनल ब्लॉक्स हैं तो मोस्ट फेवर नेशन प्रिंसिपल हो सकता है, अदरवाइज मोस्ट फेवर नेशन प्रिंसिपल नहीं हो सकता। अगर हम आंसर पर डिस्कस करें तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। कोई कंट्री डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, यस कर सकती हैं अगर कोई क्या है, ग्रुप है, ओके, कोई रीजनल ग्रुप है तो वो कर सकती हैं, तो आंसर डी हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। तो इस बात पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग committees recommended the abolition of reservation item of small scale sector in industries। कमेटीज़ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये कमेटी पर क्वेश्चन है।
कमेटीज ऑप्शन है हमारे पास अबिद हुसैन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, नायक कमेटी, राकेश मोहन कमेटी एंड नन ऑफ दिस। तो अगर हम बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को रिजर्वेशन देने से इन्होंने मना किया। क्यों? क्योंकि अगर हम रिजर्वेशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को देते हैं तो उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम हो जाएगी। तो ये अबिद हुसैन कमेटी के द्वारा दिया गया, जो कि इस्टेब्लिश इन द ईयर 1997 में हुई थी। इनके द्वारा ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के रिजर्वेशन पर रोक लगाया गया ताकि उनकी जो कॉम्पिटिटिव और मॉडर्नाइजेशन रुकावट पैदा कर रहे हैं। ओके, नरसिम्हन कमेटी की बात करें तो 1991 में और बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड रिफॉर्म्स के द्वारा इनकी कमेटी लाई गई। एक पॉलिसी 1991 में आई, सेकंड पॉलिसी 1998 में आई, 2 पॉलिसी लाई गई थी इनके द्वारा। अगर पीजे नायक कमेटी की बात करें तो ये रिकमेंडेशन लेके आए थे इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिगार्डिंग। इन द ईयर 2014 में आरबीआई के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था। दूसरी कमेटी की बात करें तो स्टूडेंट राकेश मोहन कमेटी, ये नेशनल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी कमेटी, मतलब कि इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर पॉलिसी इन्होंने बनाने के लिए इनको इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 2010। ओके, इंडिया की कितनी डेवलपमेंट, कौन सा रोड मैप होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन और सस्टेनेबल को देखते हुए, राइट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ये इजी क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मीन्स मनरेगा हाउ मेनी डेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर टू रूरल हाउस? 90 डेज, 100 डेज, 120 डेज, 150 डेज। कितने डेज के लिए ये लाया गया? तो अगर आप सभी को ये मालूम होगा 100 डेज। अगर मनरेगा की बात करें तो इसका पहले नाम नरेगा था। ये 2005 एक्ट के द्वारा ये लाया गया। ओके, मीन्स ये राइट टू एक्ट है, राइट टू वर्क एक्ट, मतलब कि ये एक्ट है सभी, अगर भारतीय की बात करें जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनका राइट बनता है कि उनको 100 दिन का 100 डेज़ का वर्क मिलना चाहिए। इसी के द्वारा ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया 2005 एक्ट पे, जिसका नाम पहले नरेगा था फिर मनरेगा हो गया। ओके, तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया स्टूडेंट कि ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।